स्वतंत्रता संग्राम का एक तरह से टर्निंग पॉइंट है। इसलिए इस पॉइंट में हम कैसे आते हैं, थोड़ा सा मैं एक बार उसका बैकग्राउंड फिर से ले लूं। यहां पर आपने देखा कि 63 में जब वॉर खत्म हो गया, सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया, तो जो इंग्लैंड की सरकार थी, इंग्लैंड की सरकार जिसके प्राइम मिनिस्टर ये ग्रीनवैली थे, इन्होंने सोचा कि टैक्सेशन ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन पर लगाया जाए और इन पर टैक्स लगाया जाए। तो इसमें शुगर एक्ट से लेकर के, करेंसी एक्ट से लेकर के, जो मैंने अभी हाल में आपसे चर्चा की है, ये टैक्स लगाते चले गए और इनकी कुछ रिएक्शंस आई। ये ग्रीनवैली उस समय प्राइम मिनिस्टर थे और क्योंकि स्टैम्प एक्ट आया, शुगर एक्ट आया, इन एक्ट्स के खिलाफ रिएक्शंस हो रही थी। इस कारण से ग्रीनवैली को त्यागपत्र देना पड़ा। यहां पर मैं आपको एक बात का ये कर लूं, एक बात यहां पे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, खास करके यूपीएससी के एग्जाम में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी होते हैं उसमें क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। ये आपके घटनाएं हैं, जैसी घटनाएं। सबसे पहले मैंने बोला शुगर एक्ट आया। शुगर एक्ट बहुत पूछा जाता है, इसको मॉलिसेस एक्ट भी बोलते हैं, शुगर एक्ट भी बोलते हैं। और ये ग्रीनवैली की योजना है, ये टाउनशेंड की योजना है। अगला जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो विलियम पिट थे, उनके वित्त मंत्री का नाम था टाउनशेंड। तो टाउनशेंड की जो टैक्सेशन की प्लानिंग थी, कर योजना थी, वो 67 में आई और उसकी रिएक्शन हुई बोस्टन में। इस रिएक्शन के दौरान जब दोनों पक्षों के बीच में संघर्ष की स्थिति आई, तो इसमें इसी को हम बोस्टन हत्याकांड कहते हैं। और बोस्टन हत्याकांड के बाद चाय पर फिर भी कर लगा हुआ था, इसलिए उसका रिएक्शन सैमुअल एडम्स ने बोस्टन टी पार्टी के रूप में दिया। अगर आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए, कालानुक्रम, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो ये कालानुक्रम में फिर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, कोई भी इवेंट पूछी जा सकती है, कोई भी घटना आ सकती है, उस घटना को हम यहां पे देखेंगे। तो ग्रीनवैली ने त्यागपत्र दे दिया। एक बड़े फेमस हिस्टोरियन है टेवर्नियर। टेवर्नियर, ये यूपीएससी के मेंस के एग्जाम्स में पूछा जाता है, ऐसे आ चुका है पहले ये, कि ग्रीनवैली ने अमेरिका को खो दिया, क्योंकि अब यहां से खोने की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी तक बहुत समृद्धि अमेरिका के कारण आई थी, अमेरिका को खो दिया क्योंकि इस ग्रीनवैली ने अमेरिका से आने वाली डाक को पढ़ना शुरू कर दिया। ये स्टेटमेंट है, इस पर टिप्पणी करने को आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था। इसका मतलब यह है, टेवर्नियर हिस्टोरियन ये कहना चाहता है कि इसके पहले जितना पत्र व्यवहार होता था, उसमें जो मर्केंटाइल लॉज थे, उनको सख्ती से अमेरिका पर लागू नहीं किया जाता था। अमेरिका पर जो इंग्लैंड का नियंत्रण था, वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा लूज था, जैसे बाद में भारत पर रहा, वो एक सख्त नियंत्रण था, लेकिन यहां बड़ा लूज नियंत्रण रहा। लेकिन अब क्योंकि इनको आर्थिक लाभ चाहिए थे, इन्होंने जो खर्चा किया था युद्ध में वो चाहिए था, और वो इनको नहीं मिल पा रहा था। तो कैसे मिल सकता था, टैक्स लगाकर। तो जैसे उसने टैक्स लगाए, ये 5-6 कर एक साथ लगाए गए, उसके बाद टाउनशेंड के 2 बाद में आते हैं, तो उसने मर्केंटाइल नियमों को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया, यानी टैक्सेशन को सख्ती से लागू करना शुरू किया। इसके खिलाफ अमेरिका में रिएक्शन होती है। रिएक्शन एक तरह से वायलेंस होती है जगह जगह। एक स्थिति में ये बोस्टन हत्याकांड वाली स्थिति आती है, एक स्थिति में ये बोस्टन टी पार्टी आती है। तो यहां तक आने के लिए हम एक बार वापस फिर चलते हैं अपने बिंदु पर। ये बोस्टन टी पार्टी है, ये अक्सर पूछा जाता है, इसकी डेट पूछी जाएगी। चाय नीति का विरोध था ये, लॉर्ड जॉर्ज ने चाय नीति का विरोध किया और इसमें करीब 340 चाय की पेटियां, ये आप देख रहे हैं, पेटियां समुद्र में डाली हुई हैं, ये पेटियां समुद्र में डाल दी गई। ये बेसिकली एक तरह का विरोध है, प्रोटेस्ट है एक तरह का, इसलिए ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। यहां मैं आपसे पहले बता चुका हूं कि यहां पर जो टैक्सेशन थे, टाउनशेंड की कर योजना थी, उसके खिलाफ 5 मार्च 1770 को क्या हुआ था, बोस्टन हत्याकांड हुआ था। यानी
इधर से टैक्स लगते जा रहे हैं और इधर से अमेरिकन अपनी रिएक्शन देते जा रहे हैं। लेकिन हां, अभी तक इनके दिमाग में नहीं था कि हमें इंग्लैंड से अलग होना है। अभी अलग होने की कोई बात नहीं थी, अलग होने की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होगी। अभी तो वे केवल कुछ सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। ये आप देखते जाइए, एक तरफ से ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसी में से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनने के चांसेस रहते हैं। देखिए, सबसे पहले 1763 के बाद 1764 में शुगर एक्ट आया। शुगर एक्ट आया, उसकी रिएक्शन हुई और यहां पे इन लोगों ने सन्स ऑफ लिबर्टी नाम का एक संगठन बनाया। यानी अमेरिका में जो लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, ये बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन था यूथ का संगठन था। इसलिए यहां से स्वतंत्रता की आवाज आनी शुरू होती है। दूसरी बात, जब स्टैम्प एक्ट आया 1765 में, तो एक नारा आया कि आप हम पर ये कर लगा क्यों रहे हो। तो लाइन आ गई, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये आप देख सकते हैं इसमें स्टैम्प एक्ट के अगेंस्ट ये आया। टाउनशेंड, मैंने बताया टाउनशेंड वित्त मंत्री थे। जब वो 67 में बने तो अमेरिका में क्या चीजें शुरू हुई, अमेरिका में अपने आप में बॉयकॉट शुरू हुए। और एक संगठन और आया, डॉटर्स ऑफ लिबर्टी। अभी तक क्या थे, लड़के थे, युवा थे, अब ये महिलाएं भी साथ में आ गई हैं। और इसके बाद इसके साथ साथ बहुत तरह के प्रोटेस्ट हुए, वायलेंस हुए, रॉयट्स हुए। उसके बाद एक चीज और आती है इनके खिलाफ, जब बॉस्टन हत्याकांड की बात आती है 1770 की, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि 5 लोग मारे गए। इसके बाद चाय नीति की बात आती है, तो उसका रिएक्शन बोस्टन टी पार्टी के रूप में हुआ। इसके बाद 1774 में जो अन्य कर लगाए गए, कर, अमेरिकन का कहना था कि आप लोग हम पर कर लगा क्यों रहे हैं, आपको सैद्धांतिक रूप से कोई अधिकार नहीं है, हमारा प्रतिनिधि कोई आपके बीच में नहीं है, इसलिए आप कर नहीं लगा सकते। इसके बावजूद भी 74 में फिर टैक्स लगाए गए और इन टैक्स का एक तरह से विरोध जो हुआ वो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के रूप में हुआ। फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, पहली महाद्वीपीय कांग्रेस, जो फिलाडेल्फिया में हुई। 13 में से 12 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया। और उसके साथ साथ एक बात और आती है कि यहां पर भी अलग होने की बात नहीं है, एक रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। तो इस चीज के खिलाफ जो एजिटेशन शुरू हुआ, जब इन्होंने अपनी बात रखी, उस बात का भी ब्रिटेन के राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। इस कारण से अब ये यहां से, इस जगह से ये 2 घटनाएं हैं। इन 2 घटनाओं में जो गोली की पहली आवाज चली, वहीं से माना जाता है कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, कहते हैं उस गोली की आवाज को पूरी दुनिया ने सुना। और यहीं से हम अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ मानते हैं। और इसी वक्त सेकंड कांग्रेस बनी, यानी कि महाद्वीपीय कांग्रेस। और इस कांग्रेस में एक कॉन्टिनेंटल आर्मी बनाई गई, यानी कि पूरे 13 उपनिवेशों की एक सेना। आपको मैंने अभी कुछ थोड़ी देर पहले बताया था कि जॉर्ज वॉशिंगटन इसके सेनापति बने, और जो निरंतर सेनापति रहे और बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। ये आप देख सकते हैं 1773 बोस्टन टी पार्टी पर मौजूद था, और बोस्टन का पोर्ट बिल भी इस संदर्भ में आया। और इसके उपरांत 2 महाद्वीपीय कांग्रेस जिस रूप में आ रही हैं, उन महाद्वीपीय कांग्रेस में ही यह निर्णय लिया जा रहा है। और दूसरे महाद्वीपीय कांग्रेस में 2 तरह के निर्णय हुए। एक तो बाद में अमेरिकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए जो इंडिपेंडेंस की घोषणा थी, उसका एक घोषणा प्रपत्र तैयार किया गया, और एक क्या उद्देश्य हमारा, क्या चाहते हैं हम लोग, और उसके अंतर्गत हम लोग आगे युद्ध करेंगे। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट इनके चाय नीति और चाय कानून के विरुद्ध प्रतिक्रिया था ये। और ये चाहते थे कि सैद्धांतिक रूप से भी सरकार हम पर अब कोई कर ना लगाए। इन सब बातों के खिलाफ इस डेट को आप इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, ये खूब पूछी जाती है। फिलाडेल्फिया में, यह जगह फिलाडेल्फिया है, फिलाडेल्फिया में सितंबर 5, 1774 को
पहली महाद्वीपीय कांग्रेस हुई? ये अक्सर पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। और इस अक्सर पूछे जाने में महाद्वीपीय कांग्रेस में एक बात और आती है कि 13 उपनिवेशों में से जो जॉर्जिया था, सबसे लोएस्ट पार्ट में जो उपनिवेश था, वो उपनिवेश इसमें भाग नहीं ले पाया था। उसके कारण अनेक तरह के कारण थे, लेकिन इसमें भाग नहीं ले पाया। जब दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस हुई, जब दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस हुई, तो उस महाद्वीपीय कांग्रेस में दो हमें महाद्वीपीय कांग्रेस दिखाई देती है, जो अमेरिका के फ्रीडम मूवमेंट का पब्लिक की तरफ से, जनता की तरफ से एक एक्सप्रेशन है, प्रतिक्रिया है। इस प्रतिक्रिया में देखते हैं हम, मैंने अभी आपको बताया था कि 13 कॉलोनीज में से करीब करीब कितने लोगों ने भाग लिया? 12 ने। कुल मिला के कितनी थी? 13। और टोटल मिला के 56 डेलीगेट्स थे। ये पहली कांग्रेस है। दूसरी बात ये, मैंने अभी आपको बताया, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, किस कॉलोनी ने भाग नहीं लिया? तो आंसर क्या होगा? जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया। मैंने आपको बताया कांग्रेस शब्द कहां से आया है? कांग्रेस शब्द अपने आप में अमेरिका के इतिहास से आया है, कलेक्शन ऑफ पीपल, आम लोगों का एक समूह। जो दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस हुई, ये इसकी डेट आपसे पूछी जाएगी। ये डेट 10 मई 1774 की है। 10 मई 1774 की है, ये डेट आपसे पूछी जाती है। सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, ये भी अगेन कहां हुई? फिलाडेल्फिया में ही हुई है, मई 10 1774। और एक ये पूछा जाता है कि कौन बना इसका अध्यक्ष? ये जॉन हैनकॉक था। ये जॉन हैनकॉक अपने आप में एक व्यापारी था और ये इसका अध्यक्ष बना। आइए, दोनों के बीच में एक इशू आया, अप्रैल 19, ये आप देख सकते हैं, ये डेट है, लेक्सिंगटन एंड कॉनकॉर्ड, ये दो घटनाएं हैं। इन दो घटनाओं के कारण से हम देखते हैं कि सेकंड महाद्वीपीय कांग्रेस हुई। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में ये दो घटनाएं हैं, 74 और 75 के बीच में। और ये बोला गया कि इसके उपरांत अब द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस होनी चाहिए, इसलिए ये 10 मई आया। आप दोबारा देख लें, एक बार फिर से देख लें, ये आप 10 मई को देख रहे हैं और ये पहली महाद्वीपीय कांग्रेस, ये डेट है। इसलिए डेट वाइज कोई कंफ्यूजन नहीं। 74, 75 और बीच की वो घटनाएं जिनके कारण से दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस हो पाई। ये मैंने इसकी डेट की बात की। ये आपके सामने पिक्चर लगा है द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का, और इस द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस में ही निर्णय लिया गया कि जॉर्ज वॉशिंगटन को बनाया जाएगा जनरल, कॉन्टिनेंटल आर्मी का जनरल बनाया जाएगा। और इसके बाद शुरू होती है प्रक्रिया, द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ये एक पूरा डिक्लेरेशन का चार्ट और चार्टर और दस्तावेज तैयार किया गया, जो आप लोगों ने सबने सुना है कि 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उसके पीछे कारण यही है, और ये पूरा दस्तावेज तैयार हो रहा है। पूरे जो महाद्वीपीय कांग्रेस के लोग हैं, ये एक दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। इसमें पूछा क्या जाएगा, जरा थोड़ा सा इस बात को देख लें। मैंने आपको बताया डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है। ये क्या चीज है? एक डॉक्यूमेंट है, ड्राफ्टेड मोस्टली बाय थॉमस जेफरसन। ये नाम पूछा जाता है कि इसमें भूमिका किसकी रही, तो थॉमस जेफरसन एक ही नाम है। ये एक बुद्धिजीवी भी थे और नेता भी थे, तो इनका नाम आता है। हालांकि इसको बनाने के लिए 1 + 4 = 5 लोगों की एक कमेटी बनाई गई थी, जिन्होंने इस ड्राफ्ट को तैयार किया था। तो इसमें मेनली जेफरसन थे। दिस डॉक्यूमेंट stated that the Continental Congress was to sever all ties with Great Britain. हम अमेरिका इंग्लैंड से अपना संबंध विच्छेद घोषित करता है, अर्थात हम अब स्वतंत्र हैं। और 4 जुलाई, ये डेट वेरी इंपॉर्टेंट करें, 4 जुलाई 1776 को ये डॉक्यूमेंट अडॉप्ट कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, साइन कर लिया गया, और चर्च की घंटियां बजी।
ये एक सांस्कृतिक विरासत है कि कोई शुभ कार्य किया जाता है तो मंदिर से, मस्जिद से या चर्च से किया जाता है, तो ये एक प्रतीकात्मक है। यहां पर आप देख रहे हैं ये सामने एक कांग्रेस के सामने रखा गया ताकि इसको एक्सेप्ट किया जा सके, और ये इतने नाम है जिन्होंने साइन किए हैं इस पूरे दस्तावेज पे। वैसे टोटल 56 लोग हैं जिन्होंने साइन किया था, लेकिन यहां पर 47 के नाम इंगित हैं। इन लोगों ने इस पर साइन किए हैं, इस दस्तावेज पर। आप देख रहे हैं इस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को कांग्रेस के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया गया और यह प्रस्ताव पारित हो गया। अब यहां से हम देखेंगे, मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये घटनाएं यहां तक आ गई। हम लोग इस जगह पर आ चुके हैं, इस जगह पर आ चुके हैं हम लोग, इस जगह पर 74 से 75 के बीच में लेक्सिंगटन, कॉनकॉर्ड, बैटल ऑफ बंकर हिल। अब मैं एक क्वेश्चन यहां पे लिखवा रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप एक बार देखिए कि क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। बंकर हिल का युद्ध, क्योंकि अब जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं वो घटनाएं अब युद्ध की घटनाएं हैं। बंकर हिल का युद्ध ये 4 घटनाएं मैंने लिखी हैं। क्वेश्चन जैसा कि आजकल यूपीएससी में पूछा जाता है उसी पैटर्न में मैं बात कर रहा हूं आपसे। ये क्वेश्चन इस रूप में आना है कि निम्नलिखित 4 घटनाएं, अमेरिका के इतिहास की निम्नलिखित 4 घटनाएं हैं। क्वेश्चन इस रूप में है, इन चारों घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजी, कालानुक्रम। और इसमें प्रश्न की प्रकृति यह बनती है कि 1, 2, 3, 4 क्रम से हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम इस बात को देख लेते हैं कि एक एक करके इस बात पे आएंगे कि इन जगहों की हम स्थिति को एक बार देख लें वन बाय वन। तो सबसे पहले बंकर हिल का युद्ध आ गया, फिर अभी डिक्लेरेशन बताया था मैंने 4 जुलाई 76 को, फिर यॉर्क टाउन का युद्ध 81 का है, कॉर्नवालिस वाला, और 1783 का पेरिस की संधि है। तो क्रम से यहां पर आ जाएगा 2, 1, 3, 4 सही है। घटनाओं का कालानुक्रम, अब इनके बारे में अभी मैं डिटेल में चर्चा करता हूं, इन युद्धों के बारे में, क्योंकि अब जब ये स्थितियां हुई, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये तो सुमेलित कीजिए वाला प्रश्न है। आजकल ये प्रश्न इस रूप में बनते हैं, 2 सूचियां बनाई गई, एक सूची की तरफ कुछ कमेंट लिखा है, दूसरी तरफ कुछ बात लिखी है, उन दोनों को आपको मैच करना है। और ये प्रश्न आजकल बड़े निर्णायक होते हैं। एक असर्शन एंड रीजन प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसमें असर्शन होता है और नीचे उसका रीजन होता है, कथन एवं कारण प्रकार के प्रश्न। एक आते हैं कि निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है, 4 कथन दिए होंगे, उनमें से आपको सत्य कथन निकालना है। उल्टा फिर करिए, एक आता है, एक नीचे 4 कथन दिए हैं, उसमें से कोई असत्य कथन निकालना है, उसमें से 1, 2, 3 सही है, 1, 2, 3, 4 सही है। आजकल बिल्कुल एक लेटेस्ट ट्रेंड पिछले 2 सालों में आया है, उसमें क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4 के बजाय सिर्फ 1, 2 दे देते हैं। 1, 2 सही है, 2, 3 सही है, 3, 4 सही है, 1, 4 सही है। तो ये पैटर्न अब धीरे धीरे बदलता जा रहा है। तो करंट पैटर्न वो है, वो जो पिछले 2 से लेकर 3 सालों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ रहा है। तो इसी आधार पर हमारा जो एकेडमिक पार्ट है, एकेडमिक पार्ट के लिए जरूरी है कि आपका फोकस एग्जैक्टली हो चीजों पर। ये घटनाओं का क्रम, इसके बारे में बात हुई थी, ये आप देख सकते हैं। उसी चार्ट को एक बार अलग अलग डायमेंशन से किया गया है। ये सारी घटनाएं हैं।
देखिए इतने सारे युद्ध हैं। सबसे पहले हमने बात की किस जगह की, ये दो घटनाएं हैं, जिसके बाद मैंने बोला कि 75 में फिर महाद्वीपीय कांग्रेस हुई और अब जरूरी हो गया कि हम युद्ध करेंगे, हम इंग्लैंड से अपना संबंध विच्छेद करते हैं। संबंध विच्छेद करने की बात आती है। इसके बाद ये बंकर हिल का युद्ध है, उसके बाद ट्रेंटन का युद्ध है, उसके बाद ये न्यूयॉर्क के आसपास में भी कुछ युद्ध, एक आध युद्ध होता है, सारगोटा का युद्ध है, ये सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध है। और ये यार्क टाउन, पूरा इसमें लिखा नहीं है, यार्क टाउन का युद्ध, ये सबसे ज्यादा निर्णायक युद्ध है। ये आप देख सकते हैं, ये जितने युद्ध आप देख रहे हैं इनमें दो में अमेरिका के, दो में केवल इंग्लैंड की जीत हो रही है और बाकी में अमेरिकन आर्मी जीत रही हैं। जबकि मैंने आपको बताया इनके पास संसाधन बहुत कम थे। यहां पर मैं एक बात और चर्चा कर दूं आपसे, यूरोप के कुछ देश अमेरिकन की मदद कर रहे थे। एक प्रश्न इस पर भी बन सकता है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। ये सारे युद्ध हैं और इन युद्धों के साथ साथ हम फ्रांस, जो सबसे इंपॉर्टेंट देश है, इसके अलावा और देशों ने भी मदद की, पर लेकिन उनकी मदद छोटी छोटी थी। फ्रांस की मेजर मदद रही, नाम था लैफायते, लैफायत बोलते वक्त, लेकिन नाम है उसका, फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है लैफायते, लफायते, लफायते बोलते हैं। ये पूरी अपनी आर्मी लेकर था साथ में। तो कुल मिलाकर 4 देशों की सेनाएं लड़ रही थी, अमेरिका भी था और उसके साथ साथ 3 यूरोप की टुकड़ियां भी थी। यहां पर हम फिर अपने बिंदु पर आते हैं। ये सारे युद्ध हैं। सबसे पहले मैंने बंकर हिल के युद्ध की बात आपसे की है। बंकर हिल के युद्ध में ये अंग्रेज के बजाय अमेरिकन जीतते हैं। ये देखिए आपके सामने बंकर हिल का युद्ध है। बंकर हिल का युद्ध, इसकी जरा डेट डाल दें। बंकर हिल 17 जून 1775 को बंकर हिल का युद्ध हुआ और ये, इसको आप सिस्टम देख सकते हैं, बंकर एंड हिल, ये वॉर का स्ट्रक्चर है, वॉर का एक प्लान है, इसकी स्ट्रेटजी है, किस तरह से दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने आती हैं। अब क्योंकि इंग्लैंड जो था वो समुद्र का मालिक था, अर्थात उसके पास बहुत बड़ी उस जमाने में नौसेना थी। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जिसके पास समुद्र का कंट्रोल रहेगा वो देश दुनिया की सर्वोच्च ताकत बनेगा। इसलिए अमेरिकन ने भी सोचा कि हमारे पास नेवी होनी चाहिए। इसलिए अक्टूबर 1775 यह डिसीजन लिया गया कि अमेरिका भी अपनी एक नेवी बनाएगा। आप जरा गौर करें अगले पिक्चर में, यह नेवी की छोटी सी शुरुआत है। यह वो देश है, देखिए, जो बोट से शुरू कर रहा है अपनी नेवी को, और यह वही देश है जो 1922-24 तक आते आते इंग्लैंड के पैरेलल में नेवल पावर बन गया। यह वो देश है जो पूरी दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसने अपनी नेवी से जीतने की कोशिश की और जीता। यह सुपर हीरो रहा दोनों वॉर में अमेरिका। इस अमेरिका ने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत सी कमियां भी मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह से दिया, जिस स्पिरिट से लोग आगे बढ़े, उस स्पिरिट के कारण ही दुनिया में आज वो सुपर पावर है। कोई विशेष बात तो होगी। तो आप ये देख सकते हैं, ये ट्रेंटन का युद्ध है, जॉर्ज वॉशिंगटन का युद्ध है। ये वन बाय वन देखते जाएं इसको। ये ट्रेंटन, दिसंबर 76, ये भी पूछा जाएगा। इन युद्धों का क्रम आएगा आपके पास। न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया के बीच में ये एक छोटी सी जगह है। इस जगह पर आप देख सकते हैं अमेरिकन आर्मीज का जो मूवमेंट है वो किस तरह से हो रहा है। 3 तरफ से अमेरिकन आर्मीज हैं और इधर से इंग्लिश हैं।
इस तरह से ये युद्ध अमेरिकन्स जीतते हैं। न्यू जर्सी, जैसे मैंने आपको बताया था, न्यू जर्सी लगभग बीच में से आ रहा है, इसलिए न्यू जर्सी से सेनाएं बार बार आती जाती थी, तो न्यू जर्सी का अपना एक रोल रहा इस वॉर में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है, ये डिसिसिव वॉर है। इस वॉर ने निर्धारित कर लिया कि अब अमेरिका के जीतने के चांसेस हो रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, सितंबर अक्टूबर 77, ये लंबा चला था वॉर। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट करें, सितंबर अक्टूबर 1774, जिसमें अमेरिका जीतते हैं। और मैंने आपको बताया ये पूरे युद्ध का टर्निंग पॉइंट है, यानी 76 से जो युद्ध शुरू हुए 83 तक जो कुछ भी हुआ, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्निंग पॉइंट है, वो टर्निंग पॉइंट क्या आ रहा है? ये बैटल ऑफ सारगोटा। और इस युद्ध, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जो बोस्टन टी पार्टी है वो टर्निंग पॉइंट है, लेकिन वो पूरे स्वतंत्रता संग्राम के लिए है। ये तो मैं युद्धों के दौरान की बात कर रहा हूं, क्योंकि अब वॉर हो रहे हैं, अब कोई प्रेम से बात नहीं होगी, अब तो सीधे लड़ने मरने की बात होनी है केवल। तो उसके लिए टर्निंग पॉइंट बनता है। सारगोटा की बात कर रहे हैं हम लोग। करीब करीब 6000 ब्रिटिश ट्रुप्स यानी सैनिक जो थे वो इनके नियंत्रण में आ गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट वॉर है, इसको तो आप सबसे इंपॉर्टेंट करिए। ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो लड़ने वाला व्यक्ति था इंग्लैंड की तरफ से, वो भारत का गवर्नर जनरल बना लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस आप देख सकते हैं। आप जरा इस वॉर के सीन को आप देख सकते हैं। नदी के पास में ये जगह यॉर्क टाउन है। आप देख लीजिए, ये ब्रिटिश फोर्सेस हैं, ये 3 ट्रूप्स हैं, ये 3 ट्रूप्स और ये ब्रिटिश शिप्स हैं, 3 ब्रिटिश शिप्स हैं। यानी ये कंसंट्रेट हो गए हैं कहां पर? इस यॉर्क टाउन नाम की जगह में। और इधर से कौन है? ये फ्रेंच ट्रूप्स हैं। ये लफायते की फोर्स है, लफायते मैं भी आपको बता चुका हूं। और इस साइड में फ्रांस का नेवल पार्ट है, इस साइड में फ्रांस का नेवल पार्ट है, और नदी के बीच में कौन आ गया है? इस जगह पे कॉर्नवालिस है। अब आप सामान्य बुद्धि से देख सकते हैं, कहीं बचने का चांस है? कॉर्नवालिस जैसा आदमी जो कि भारत के इतिहास का एक इंपॉर्टेंट पिलर बनता है मॉडर्न इंडिया में, क्या नहीं दिया उसने कॉर्नवालिस ने इंडिया में? अंग्रेजों का एक साम्राज्य स्थापित किया, कॉर्नवालिस कोड दिया, सिविल सर्विस का एस्टेब्लिशमेंट दिया, जुडिशियल एक स्ट्रक्चर खड़ा किया इंडिया में, सिविल सर्विसेज जिसको हम स्टील फ्रेम ऑफ ब्रिटिश राज कहते हैं इंडिया में, वो सारा का सारा फॉर्मेशन कॉर्नवालिस दे गया। इतना योग्य व्यक्ति कैसे फंस गया? ऐसे फंस गया। समुद्र में पानी में इनको हराना असंभव था, लेकिन इस साइड में ये फ्रेंच हैं। ये छोटी सी लोकेशन पे देखो घेरा हुआ है, और आप देखिए कहीं से कोई बचने का कोई चांस नहीं है। तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि आप सरेंडर कर दें। और अमेरिकी सेना के सामने, लॉर्ड वॉशिंगटन के सामने, जॉर्ज वॉशिंगटन के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ता है अंग्रेजी ट्रुप्स को, और ये स्वयं मौजूद हैं, ये यॉर्क टाउन में सरेंडर हो गया। और यहां पे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम होने वाला जो युद्ध था, वो युद्ध समाप्त हो गया। अमेरिका का साथ मैंने आपको बताया विदेशी लोग भी दे रहे थे। ये आप अब आज के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, थोड़ा सा 1 बाय 1 आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से युद्ध हुए हैं। इन युद्धों की एक बार फिर से चर्चा देख लें। मैंने आपको बताया था यहां से शुरुआत होती है। बोस्टन टी पार्टी और बोस्टन हत्याकांड की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ये ट्रेंटन का युद्ध, फिलाडेल्फिया में 2 कांग्रेस होना, न्यूयॉर्क सिटी और
खास करके न्यू जर्सी की भूमिका। उसके बाद सारगोटा का युद्ध मैंने आपको बताया कि ये एक टर्निंग पॉइंट बना, और उसके बाद यॉर्कटाउन के युद्ध में अमेरिकन अंतिम रूप से जीत जाते हैं। ये अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत युद्धों की स्थितियां हैं। अब जब सब कुछ हो गया, इसके अपडेट डाल सकते हैं। 1783 ट्रीटी ऑफ पेरिस, अमेरिका के क्रांतिकारियों की, स्वतंत्रता सेनानियों की विजय होती है, और इसके अंतर्गत अमेरिका की स्वतंत्रता को वैधानिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। यह कहा गया कि अमेरिका की लैंड से जितने भी सैनिक हैं इंग्लैंड के, उनको वापस बुला लिया जाएगा, और करीब करीब जो भी इंग्लैंड के ऐसे रिसोर्सेज हैं, इंग्लैंड के ऐसे सेटअप हैं, वो सेटअप सारे हटाए जाएंगे, और एक दुनिया के नक्शे पर एक नया देश सामने आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन ये 13 कॉलोनीज का एक संघ बना। एक यूपीएससी मेंस में एक क्वेश्चन था आईएएस के एग्जाम में, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम ने अमेरिका के साथ साथ